हेलो डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम साइकोलॉजी की यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 1 जो है वो हम कवर कर चुके हैं अब तक, एंड अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। एंड इस यूनिट के अंदर जो मेन क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे माइंड एंड ब्रेन का जो रिलेशनशिप है वो, व्हाट डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, एंड इसके अलावा क्या क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं कि हमारा जो एक क्वेश्चन माइंड एंड ब्रेन का हो गया, और एक क्वेश्चन आपके क्या रहेगा, हाँ एनवायरनमेंट का रहेगा कि इन्वायरमेंट किस तरीके से हमारे बिहेवियर पे असर डालता है। तो इस यूनिट के 2 मेन क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहेंगे। अब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी मतलब क्या, तो बायोलॉजी मतलब क्या हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लॉजिक मतलब क्या होता है, टू स्टडी। सो बायोलॉजी क्या होती है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी में करते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस के अंदर बायोलॉजिकल बेसिस क्या हो सकते हैं, ह्यूमन मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ह्यूमन मेडिकल साइंस में बायोलॉजिकल बेसिस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू ब्रेन एंड जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड। अब लाइक ब्रेन हो गया, नर्व इम्पल्स हो गई, ये सब जो हैं वो इसमें आएंगे। बेसिस ऑफ बिहेवियर मतलब इन सब का जो है किस तरीके से हमारे बिहेवियर पे असर पड़ता है, या ये किस तरीके से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है और किस तरीके से बेसिक चीज़ें हमने साइकोलॉजी की जानी थी। एंड यूनिट नंबर 2 के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है, बिहेवियर एंड ह्यूमन बॉडी का क्या रिलेशन है आपस में, ये हम बड़े बड़े शब्दों में इस यूनिट में देखेंगे। अब नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या था, यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे सामने जो भी स्टिमुलस होता है, ये एज फॉर स्टिमुलस है, उसका जो रिस्पॉन्स करेंगे हम, उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स या एक्शन होगा वो हमारा बिहेवियर है। ठीक है, अब ये है हमारा बिहेवियर, ये अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारी जो माइंड है, ब्रेन है, उससे किस तरीके से रिलेटेड है, ये हम देखेंगे। सो ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, environment and social factor but also has a strong biological foundation। अब कैसे, वो आप यहाँ पे देखिए, the term biological basis of behavior refers to the way in which our brain, nervous system, endocrine system मतलब क्या क्या आ जाएंगे इसमें, हमारे हार्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाएंगी, इम्पल्स वगैरह आ जाएगी। नर्वस सिस्टम का आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आपने एनाटॉमी के अंदर नर्वस सिस्टम आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया हो, तो नहीं हुआ तो मैं बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारा जो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर, कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ब्रेन तो ऑब्वियसली फंक्शनिंग के लिए होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारे मूड को एलिवेट करने का या फिर मूड को रेगुलेट करने का काम करते हैं। एंड जेनेटिक मेकअप क्या, कि किसी की बोलते हैं ना कि फैमिली में इनकी तो पूरी फैमिली ही एग्रेसिव है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, जेनेटिक से भी रिलेटेड है। इन्फ्लुएंस व्हाट वी थिंक, फील एंड डू। तो इतना समझ आया जेनेटिक, ये जो इसके अंदर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से किस किस चीज़ों पे, हमारा जो बिहेवियर है वो सिर्फ लर्निंग पे या आसपास पे, इन्वायरमेंट पे ही नहीं, इसका ही नहीं रिजल्ट है,
हमारा बिहेवियर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड जेनेटिक मेकअप एंड जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, लर्निंग है, सोशल फैक्टर है, ये सारी चीज़ें मिलके काम करती है, तब जाके किसी का बिहेवियर क्या होता है? डेवलप होता है। सो अगेन, जिसको नहीं समझ आ रहा, एक बार मैं समझाती हूँ कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने बोला था साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो अब व्हाट इज़ बिहेवियर एंड बिहेवियर किस किस चीज़ों से कनेक्टेड है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वो हम किस में पढ़ रहे हैं? यूनिट नंबर 2 में। सिंपल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इमोशंस लाइक फियर और जॉय आर नॉट जस्ट मेंटल स्टेट, दे आर लिंक्ड विथ चेंजेस इन द ब्रेन एंड हार्मोनल सिक्रेशंस। जैसे होता है ना, डोपामाइन को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेटिंग हार्मोन है। उस जैसे जैसे आपको डोपामाइन मिलता रहता है, आपको खुशी मिलती है। जब रील्स स्क्रॉल करते हैं तब क्या क्या मिलता है? डोपामाइन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ता है। सो वहाँ पे आप हैप्पी हो, खुश हो, आपका बिहेवियर, समझ गए ना कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ही नहीं डिपेंड करता, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बिहेवियर इज़ द आउटकम ऑफ कंटिन्यूअस interaction between mind and body. So what is mind? बॉडी हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। सेल से मिलके बनी है, टिश्यू से मिलके बनी है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ढांचा है वो बॉडी है। एंड व्हाट इज़ माइंड? जो हम थिंक कर रहे हैं, जो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग है, या जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, वो सब क्या है? माइंड है। ठीक है। तो माइंड एंड बॉडी के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, बड़े बड़े शब्दों में बोले तो उससे हम क्या बनता है? बिहेवियर बनता है। सो पीछे हमने जो भी फैक्टर दिए ना, उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। अब माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है ये आप बताओ, और बाकी मैं तो बताऊंगी इस चैप्टर में आगे। ठीक है। अब आगे क्या है? साइकोलॉजिकल थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ वी बिहेव while biological science explain why certain behaviors occur in terms of cells, chemical and heredity. So psychological theories क्या बताती हैं कि पर्सन जो है, हाउ वी बिहेव, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। लाइक हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, जैसे पैरासाइकोलॉजी में हम एबनॉर्मल कुछ सिक्स सेंस की जो स्टडी है वो करते हैं, या फिर नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, इसकी स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं। बट जो बायोलॉजिकल साइंस है वो हमें क्या बताएगी? वाई सर्टन बिहेवियर अकर, वो बिहेवियर क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर है तो दिमाग में कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन सी सेल्स है, या क्या रीज़न है, वो हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे। सो व्हेन अ पर्सन फील्स स्ट्रेस बिफोर एन एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट ओनली अ साइकोलॉजिकल स्टेट बट ऑल्सो अ बायोलॉजिकल वन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा ना, जो हार्मोन्स है उनके सिक्रेशन में अप्स एंड डाउन होने लगते हैं। So the body release adrenaline and cortisol and causing fast heartbeat, sweating and restlessness. So यहाँ तक समझ आ गया बिहेवियर का किस तरीके से रिलेशन है हमारी बॉडी के साथ में, और बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से कनेक्ट करता है। फिर इसके बाद में क्या है? इज़ इट क्लियर? अगर नहीं है तो बता देना, मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूँगी। सो अभी क्या है? बॉडी माइंड रिलेशनशिप। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने पढ़ लिया बिहेवियर क्या है। सेकंड टॉपिक क्या है? बॉडी एंड माइंड का क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि अभी हमने कहा ना, अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि द बिहेवियर इज़ नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या कहा? बिहेवियर इज़ द आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइंड एंड बॉडी का क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके का इनका रिलेशनशिप है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड इज़ वेरी क्लोज, वाइस वर्सा, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। द एंड इनसेपरेटेबल, बिना माइंड के बॉडी एक मशीन है, रोबोट है। क्योंकि जब आपकी थॉट प्रोसेस नहीं चल रही, आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो इंसान क्या है? शुद्ध खो दी उसने। तो मतलब क्या? वो एक मशीन की तरह है, और बॉडी के बिना तो ऑब्वियसली माइंड तो हो ही नहीं सकता। सो द माइंड कंट्रोल्स थॉट्स
emotions, attitudes, and decision making. The body provides the physical structure like brain, nervous system, hormones, sensory organs. So क्या रिलेशन है इसका कि जो माइंड है वो कंट्रोल करता है हमारी थॉट प्रोसेस को, इमोशंस को, एटीट्यूड को, एंड बॉडी क्या करती है, उसके लिए एक फिजिकल स्ट्रक्चर पैदा करती है, प्रोवाइड करवाती है। एंड इसके बाद में एनी चेंज इन द माइंड, अगर माइंड के अंदर कोई भी चेंजेस हो गया, लाइक अपने को जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो अपनी बॉडी क्या होती है, अपने आप डाउन होने लगती है। बॉडी को क्या होने लगता है, जैसे स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल होता है, बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर्स होने लगते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, जो आपका स्टमक है, बोल बड़े बड़े शब्दों में समझाऊँ तो ये आप एमएसएन में पढ़ेंगे। अब इस पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जो स्टमक है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। सो अपन कह सकते हैं कि अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, पेप्टिक, ये क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो माइंड का काम है। तो स्ट्रेस हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, एस फॉर स्ट्रेस हुआ, बी फॉर बॉडी में चेंजेस आए। अब बॉडी में मान लो किसी के फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर टूट गया, तो अब उसको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलेक्ट करते हैं। सो दिस ऑफन कॉल्ड अ साइकोसोमैटिक रिलेशनशिप। साइको का मतलब सोल बोल सकते हैं हम, एंड सोमैटिक मतलब क्या होता है, सोल, या फिर सोमैटिक मतलब रिलेटेड टू बॉडी। तो क्या है, सोल का बॉडी से रिलेशनशिप, वेयर साइकोलॉजी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिजिकल हेल्थ एंड वाइस वर्सा। सो एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फील मेंटल स्ट्रेस, बॉडी रिस्पॉन्स विद स्वेटिंग, स्टमक एक एंड स्लीपलेसनेस। तो बाकी ये चुप आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे ये बच्चा है, इसको क्या हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, और ये देखो इसका फेस क्या दिख रहा है, सैड दिख रहा है। तो ये क्या है, ये माइंड की एक स्टेट है, और ये क्या है, ये फिजिकल स्टेट है। बॉडी जो है वो अपना सोल कर रही है, तो दोनों ही एक दूसरे के बोल रहे हैं ना, सच्चे साथी हैं। सो द बॉडी एंड माइंड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड फंक्शन टुगेदर। साथ में काम करते हैं, अकेले नहीं करते। तो यहाँ पे आपका बॉडी एंड माइंड ख़त्म हो गया। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए बॉडी एंड माइंड, तो इसके बीच में क्या लिखना है, आपको कुछ पॉइंट्स बना के लिखने हैं कि किस तरीके से बॉडी एंड माइंड जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि इन दोनों के बीच में माइंड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ये दोनों साथ में कैसे फंक्शन करते हैं, और फिर आपको इसके क्या देना है, एग्जाम्पल्स दे देने हैं। यही है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। ये हमारी इस यूनिट की थर्ड हेडिंग है, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। सो ये पूरी की पूरी यूनिट में हम बिहेवियर का पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा था, दैट बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच आवर ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड जेनेटिक मेकअप इन्फ्लुएंस व्हाट वी थिंक। मतलब बिहेवियर इन सब के साथ में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो हम इन सब के साथ में किस तरीके से रिलेटेड है वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हमने किसके साथ पढ़ लिया कि बिहेवियर का माइंड के साथ में क्या रिलेशनशिप है। अब हम लोगों को समझ आ गया कि भाई बिहेवियर और माइंड का क्या रिलेशनशिप है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक का क्या रिलेशनशिप है बिहेवियर के साथ में। सो जेनेटिक का क्या रिलेशनशिप है बिहेवियर के साथ में, एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ। सो जीन्स कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन डीएनए। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स से बच्चे में जाती है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर किसी के फादर जो है वो एग्रेसिव नेचर के हैं तो उनके बच्चे भी जो क्या हैं वो एग्रेसिव नेचर के होते हैं, फादर एंड मदर दोनों।
ठीक है। तो बच्चे भी एग्रेसिव नेचर के होते हैं। अगर फादर एंड मदर दोनों ही इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, और अगर दोनों ही काम हैं तो बच्चे भी बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं, काम होते हैं। तो यहाँ पे जो जीन्स हैं वो भी हमारे बिहेवियर में क्या कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये आपको बड़े बड़े शब्दों में समझ आ गया। अब इसके अंदर थ्योरी क्या लिखनी है वो हम अभी पढ़ लेते हैं। दे इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इमोशंस एंड मेंटल इलनेस रिस्क। बिहेवियर इज शेप्ड बाय नेचर, मतलब जीन्स, एंड नेचर, बिहेवियर इज शेप्ड बाय नेचर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचर एंड एनवायरनमेंट दोनों से मिल के बना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जेनेटिक एंड अगर बिहेवियर का रिलेशन देखें तो अब क्या होता है ना, बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो जो खुद हैं बच्चे जो हैं वो बहुत काम होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि या तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे हुए होते हैं, या वो जो एनवायरनमेंट है, काम एनवायरनमेंट में बचपन से रहे हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जेनेटिक के साथ साथ में जो इन्वायरमेंट है उसने उनका जो बिहेवियर है उसको क्या कर दिया, टोटली चेंज कर दिया। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बिहेवियर है ना, बिहेवियर ये है हमारे जीन्स पे भी डिपेंड करता है और उतना ही एनवायरनमेंट पे भी करता है। अगर आपको वैसा ही एनवायरनमेंट और वही जो है आप अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हो तो एनवायरनमेंट कैसा मिला, वैसा ही एनवायरनमेंट मिला, एंड जीन तो वैसे ही आ चुके हैं, तो इसमें आपका बिहेवियर अपनी फैमिली के जैसा होगा, इसके हाईली चांसेस है। पर अगर आप मतलब कहीं और रहते हो तो जीन्स तो फैमिली के हैं, लेकिन एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये रिलेशन होता है जेनेटिक, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट का। इसमें हम एनवायरनमेंट को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। सो जैसे एक ट्विन स्टडी की गई थी एंड अडॉप्ट स्टडीज़ सो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू ट्रेट लाइक आईक्यू, एग्रेशन एंड सीजोफ्रेनिया जो है एक डिजीज़ कंडीशन होती है इमोशन की, जो हम किस में पढ़ेंगे, साइकेट्रिक में पढ़ेंगे। So no single gene controls behavior directly, rather a combination of gene प्लस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से, ये मैंने आपको समझा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक फैक्टर, जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं उससे कौन कौन से हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सो क्या क्या हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी की ग्रोथ है, हाइट वगैरह हैं, वो सब जीन्स पे डिपेंड करता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरीके से लिखना है वो जानना ज़रूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली कोई बात नहीं है, ये सब हम पहले से ही जानते हैं, बस इसको क्या लिखना है, रिवाइज करना है। सो फिज़िकल हमने क्या पढ़ा, जो जेनेटिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लुएंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्फ्लुएंस होते हैं जीन से, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, सेकंड वन इज इंटेलेक्चुअल, मतलब आईक्यू से रिलेटेड है, एंड थर्ड वन इज़ इमोशनल। ठीक है, सो फर्स्ट वन जो है फिजिकल, इसके अंदर क्या आ जाएगा, हाइट, बॉडी बिल्ड, स्किन कलर, हेयर स्ट्रक्चर, आई कलर, ये सब क्या है, जेनेटिक 1 टू अनदर जा रहे हैं। अब ये सारे चेंजेस हमें कब देखने को मिलते हैं, मान लो हमारे जो जीन्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ गई जो हम जेनेटिक में पढ़ेंगे, तो पर्सन को क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब डाउन सिंड्रोम हो गया मतलब क्या हो गया कि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। मेंटली रिटार्डेशन बोलते हैं उस स्टेट को जिसके अंदर आपका जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है वो उस तरीके से काम नहीं करती है। सो व्हाट इट्स मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट में MR बोलते हैं। आगे आने वाली यूनिट में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पर रिटार्डेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो पीछे चल रही है या फिर स्लो हो गई है। ठीक है, हम इसका ये मतलब अभी समझ लेते हैं। एंड मेंटल का मतलब क्या हो गया, जो दिमाग है उससे रिलेटेड। सो मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, पर्सन जो है उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। जैसे हम लोग जिस बोलते हैं ना कि ये तो पागल है,
वो वाला पागल नहीं जिसको हम रियल में पागल मानते हैं, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, वो किस में आ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। किस, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस में चेंज हो सकते हैं, जेनेटिक की वजह से, डाउन सिंड्रोम की वजह से आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एंड फिज़िकल मैच्योरिटी जो आती है, लाइक जो आप जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बेसिकली जेनेटिक पे ही डिपेंड करती है। एंड सेकंड वन क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल। इंटेलेक्चुअल लेवल में क्या आ जाएगा, आईक्यू, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर पेरेंट्स जो है वो अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। एंड थर्ड वन इज़ क्या है, इमोशनल। अगर पेरेंट्स इमोशनल है तो बच्चा भी इमोशनल होगा, पेरेंट्स एग्रेसिव है तो बच्चा भी क्या होगा, एग्रेसिव होगा। तो ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको अगर नोट्स लिखने हैं तो आप इससे लिख सकते हैं, बाकी जो समझाने लायक था वो मैंने समझा दिया। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिहेवियर। सो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई थी, जेनेटिक, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क है। जेनेटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए कि किस तरीके से वो बिहेवियर का इससे रिलेशनशिप है और किस तरीके से बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालते हैं। अब हम देख लेते हैं एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालता है। सो एनवायरनमेंट मतलब क्या, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास है, जो हमारे सराउंडिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो ये किस तरीके से हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकता है। हम जानते हैं कि एक बात सबने सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे, वो क्या है, एनवायरनमेंट है, जो क्या कर रहा है, हमारे बिहेवियर को चेंज कर रहा है। तो ये बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है। एंड एनवायरनमेंट वाइल हेरिडिटी प्रोवाइड्स अ बेसिक ब्लूप्रिंट कि ये बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एनवायरनमेंट जो है उसको शेप भी दे सकता है, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, और वो वो जो उसके अंदर गुण हैं वो एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपके पास धन दौलत तो है, लेकिन वो धन दौलत खर्च होगी या लोगों को दिखेगी, ये किसके ऊपर फ़र्क डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे। और यहाँ पे धन दौलत से मेरा मतलब क्या है, जीन्स, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो। सो अब इसको हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। जो पहला हमारा एनवायरनमेंट है वो है इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में आपके सारे हार्मोन्स आ जाएंगे, क्योंकि सारे हार्मोन्स आ जाएंगे। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो पूरा का पूरा इंट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट में आ जाएगा। जैसे कि हमारे अंदर जब डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं उसके अंदर कुछ अप्स एंड डाउन होंगे, तो वो भी हमारे क्या होगा, हमारे बिहेवियर को चेंज करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो, लो थायराइड हार्मोन एट सेलुलर लेवल, अगर सेल्स के अंदर थायराइड लेवल कम है तो इससे डिप्रेशन हो सकता है और फैटीग हो सकती है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, सोडियम कम हो गया, तो कन्फ्यूज़न और इरिटेबिलिटी हो सकती है। कभी कभी होता है ना, चक्कर आ जाते हैं, बीपी हो जाती है, तो बोलते हैं कि इनको नमक का पानी वगैरह घोल के पिलाओ, सोडियम होता है वो, सही सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपका, इसमें आपकी कौन सी यूनिट आएगी, इसमें आपकी यूनिट आएगी एंडोक्राइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो किसमें आ जाएगी, जो हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो ये हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। बेसिकली जब आपके बॉडी में कुछ भी अप्स एंड डाउन होता है तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर हमने देखा एंजाइम्स थे, कुछ एंजाइम्स थे, ठीक है, जैसे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है किसी को, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हमने पढ़ा होगा, फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, बिहेवियर में चेंजेस, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सेकंड हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन मतलब क्या, जब बच्चा मदर की वूम्ब के अंदर है उस टाइम पे
उसका जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, ये भी फ़र्क पड़ता है। ये तो आपने बहुत ही सुन रखा होगा कि जब बच्चा जैसा माँ प्रेगनेंसी में करती है, बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और ये महाभारत में एक बोले तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जस्ट, ये महाभारत में भी आपने सुना होगा। महाभारत जब हम देखते हैं तो उसमें भी वो बताते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है ना ठीक से, रहने दो, एग्जाम्पल ठीक से नहीं दे पाऊँगी मैं। इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो मदर के वुम्ब के अंदर जो बेबी है, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को रेफ़र किया जाता है कि बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि आप शांत रहें, कूल एंड काम एनवायरनमेंट में रहें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, अच्छा खाना खाएं, तो उससे क्या है, एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई मदर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल पीती है, तो बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, लर्निंग प्रॉब्लम तो होती ही है, इसके अलावा क्या होता है, किसी किसी के हाथ पैर भी जो है वो नहीं होते हैं, वो सिर्फ इसी की वजह से होता है। सो हाइपर एक्टिविटी, लर्निंग प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकता है, इसकी वजह से बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। फिर जो मैटरनल माल न्यूट्रिशन, बच्चे का जो वेट है वो कम है। अगर अगर मान लो प्रेगनेंसी के दौरान में माँ ने अच्छा खाना नहीं खाया, तो बच्चा जो है उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बोलते हैं ना कि तुम्हारी मतलब माँ ने क्या खाया था, ये वाली सारी चीज़ें जो भी है, एक्स वाई जेड, आई डोंट नो। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जब जो भी इंट्रा यूटेराइन जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस टाइम पे जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसा मदर खाना खाती है, जैसा मदर का नेचर होता है, वो भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एंड जो थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आ गया कि सबसे पहला हमने इन्वायरमेंट क्या पढ़ा, जेनेटिक वाला, जो भी, हाँ, इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट पढ़ा, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा इंट्रा यूटेराइन, जो मदर की बर्थ मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम का टाइम पीरियड होता है वो वाला। और जो थर्ड वन है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, लाइक हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी, फ्रेंड्स, वो सब जो है वो कैसे हैं, किस तरीके से हैं, वो आता है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि इंडिया में सिविक सेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग सिविक सेंस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कचरा फेंकना सड़क पे नॉर्मल है। बट जापान की बात करें तो जापान के अंदर क्या है, कचरा फेंकना जो है उसको हम क्या मानते हैं, उसको ठीक नहीं माना जाता है। वो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से गलत है। तो ये क्या हो गया, बिहेवियर, जो एनवायरमेंटल बिहेवियर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है कहीं पे। जैसे इसीलिए तो बोला जाता है कि पर्टिकुलर रीजन के लोगों का नाम लेके कि इस एरिया के तो लोग ऐसे ही हैं। अब वो ऐसे ही क्यों हैं, सबके जीन्स तो सेम है नहीं, बेसिकली सेम क्या है, एनवायरनमेंट सेम है। तो अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई बच्चा है वो स्लम एरिया में रह रहा है, स्लम एरिया में रह रहा है, तो उसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ही, उसकी बोलने की भाषा, चीज़ें, वो सब चेंज होगी। और अगर उसी बच्चे को आप जो है वो नॉर्मल सिटी में लेके आ जाओ, अच्छी फैमिली, क्या अच्छा एनवायरनमेंट, तो वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसका बोलने का, बैठने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। और एग्जाम्पल इसमें जो भी दे रखा है अब देख लेना। फिर अब हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका, रुको। सो अभी के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।